हाय, पिछले कुछ दिनों से हम सभी जिस बड़े इवेंट के लिए एक्साइटेड हैं, उस इवेंट का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है। यानी कि एलआईसी ने अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी को अपना डीआरएचपी डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया है। आईपीओ डेट्स, लॉट साइज, प्राइस बैंड एक्सेट्रा की डिटेल्स अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ है जिसका इश्यू साइज कंपनी की टोटल इक्विटी का 5% है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिस्ट होने के बाद मार्केट कैप के हिसाब से एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी। तो चलिए एलआईसी के डीआरएचपी का रिव्यू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम एलआईसी की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को साल 1956 में स्टार्ट किया गया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस एक्ट पास किया ताकि इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जा सके। इस कंपनी को बनाने के लिए 245 से भी ज्यादा कंपनीज और प्रोविडेंट सोसाइटीज को मर्ज किया गया था। एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 में इसके मार्केट शेयर की बात करें तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसका 64.1% मार्केट शेयर है। टोटल इश्यू की गई इंडिविजुअल पॉलिसीज के मामले में इसका 74.6% मार्केट शेयर है और टोटल इश्यू की गई ग्रुप पॉलिसीज की बात करें तो इस कंपनी का 81.1% मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 21 में एलआईसी के 37.29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स थे। इस कंपनी के पास 1.35 मिलियन से भी ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जो देश के टोटल इंश्योरेंस एजेंट्स का 55% है। मार्च 2021 के डेटा के अनुसार ग्रॉस रिटन प्रीमियम के मामले में एलआईसी वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और एसेट्स की बात करें तो ये वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट कंपनी है। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और 39.56 ट्रिलियन रुपीस का एसेट मैनेज करती है। ये नंबर इंडिया के सभी प्राइवेट इंश्योरेंस के एयूएम का 3.3 टाइम्स है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस के एयूएम का 16.2 टाइम्स है। एलआईसी जितना एसेट मैनेज करती है वो हमारे देश की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 1.1 टाइम है। इसके साथ साथ ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड ने एलआईसी को साल 2018, 19 और 20 में इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी डिक्लेयर किया था। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का 94.78% एनबीपी यानी कि न्यू बिजनेस प्रीमियम एजेंट्स के थ्रू आया। सितंबर 2021 तक के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के 2048 ब्रांचेस और 1554 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं, जो इंडिया के 91% डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेते हैं। इंडिया के साथ साथ कंपनी की फिजी, मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम में भी ब्रांचेस हैं और इसकी बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर और श्रीलंका में भी सब्सिडरीज हैं। लेकिन कंपनी का मेजर बिजनेस इंडिया में ही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 के टोटल प्रीमियम में इंटरनेशनल ऑपरेशंस का सिर्फ 0.73% कंट्रीब्यूशन था। सितंबर 2021 के अनुसार कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू 5.396 ट्रिलियन रुपीस है और कंजर्वेशन रेशियो 94.9% है। तो ये थी एलआईसी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सितंबर 2021 के अनुसार कंपनी 32 इंडिविजुअल और 10 ग्रुप प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। अगर हम इसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें ये प्रोडक्ट शामिल हैं: सेविंग्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जिसमें पॉलिसी होल्डर को बोनसेस और डिविडेंड्स के रूप में प्रॉफिट या सरप्लस का एक शेयर मिलता है। अगर हम इस कंपनी के ग्रुप प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें ये प्रोडक्ट्स आते हैं: ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ग्रुप सेविंग्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ग्रुप सेविंग्स पेंशन प्रोडक्ट्स, ग्रुप एन्युटी प्रोडक्ट्स। अगर हम एलआईसी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इसमें 1.34 मिलियन इंडिविजुअल एजेंट्स आते हैं और 72 बैंक इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं, जिसमें 8 पीएसयू बैंक्स, 5 प्राइवेट बैंक्स, 13 रीजनल बैंक्स और 45 कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। इसके अलावा एलआईसी के 174 अल्टरनेट चैनल पार्टनर्स हैं, जिसमें 44 इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, 59 ब्रोकर्स और 71 कॉर्पोरेट एजेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा डिजिटल सेल्स के लिए कंपनी का अपना वेबसाइट पर एक पोर्टल भी है। एलआईसी के 3463 एक्टिव माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं और लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के लिए 4400 पॉइंट ऑफ सेल्स पर्संस हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 के जीडब्ल्यूपी का 60.9% कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट से आया था, जो ये इंश्योर करता है कि कस्टमर्स कंपनी के साथ लंबे समय तक रहेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का एजेंट नेटवर्क सबसे प्रोडक्टिव माना जाता है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 21 में एनबीपी यानी कि न्यू बिजनेस प्रॉफिट 4.12 लाख रुपीस पर एजेंट था। अगर हम टॉप 5 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की एवरेज की बात करें तो ये नंबर सिर्फ 1.25 लाख रुपीस पर एजेंट है और टॉप परफॉर्मिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एनबीपी 3.22 लाख रुपीस पर एजेंट ही है। एलआईसी का एजेंसी नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, जो अर्बन और रूरल एरियाज में नए कस्टमर्स अक्वायर करने में हेल्प करता है। अगर
अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 में रूरल एरियाज में नई पॉलिसीज की बात करें तो उसमें LIC का 71% मार्केट शेयर है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 के टॉप 5 सेलिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें ये प्रोडक्ट शामिल है। जीवन लाभ टोटल नई पॉलिसीज का 22.32% सिर्फ ये प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करता है। न्यू एंडाउमेंट प्लान, ये प्रोडक्ट नई पॉलिसीज का 18.65% कंट्रीब्यूट करता है। न्यू जीवन आनंद प्लान, ये नई पॉलिसीज का 9.05% कंट्रीब्यूट करता है। आधार स्तंभ, ये प्रोडक्ट टोटल नई पॉलिसीज का 8.77% कंट्रीब्यूट करता है। आधारशिला, ये टोटल नई पॉलिसीज का 6.86% कंट्रीब्यूट करता है। ऊपर के सभी 5 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स थे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप प्रोडक्ट्स के लिए LIC फंड मैनेजमेंट और पेंशन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मैनेजमेंट भी शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 21 में ग्रुप प्रोडक्ट्स का टोटल सोल्ड प्रोडक्ट्स में सिर्फ 0.06% कंट्रीब्यूशन था, बाकी 9.94% कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल पॉलिसीज का था। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 में ग्रुप प्रोडक्ट्स के NBP की बात करें तो उसमें 97.5% हिस्सा डायरेक्ट सेल्स का था। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि LIC के एजेंट सबसे ज्यादा किस स्टेट में हैं, तो इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम आता है जिसमें 12.58% एजेंट्स हैं और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें ये नंबर 11.95% है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 में NBP के हिसाब से टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो इसमें ये स्टेट शामिल है। महाराष्ट्र 13.32%, वेस्ट बंगाल 11.27%, उत्तर प्रदेश 9.76%, गुजरात 7.57%, तमिलनाडु 7.29%। इसके अलावा कंपनी की 2 सब्सिडरीज भी हैं, LIC पेंशन और LIC कार्ड सर्विसेज। इनमें LIC का 100% स्टेक है। तो इस प्रकार हमने LIC के बिजनेस के बारे में बात की। चलिए अब LIC के इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। सितंबर 2021 के डेटा के अनुसार कंपनी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है। 37.5% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 24.78% इक्विटीज, 24.61% स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 8.07% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डेट AUM का 95.89% हिस्सा सॉवरेन या AAA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का 90% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ निफ्टी 200 एंड BSE 200 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। 30 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग NSE के टोटल मार्केट कैप का 4% हिस्सा सिर्फ LIC के इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का था। इसके अलावा LIC कुछ और कंपनीज में भी बहुत बड़ा स्टेक रखती है, जैसे कि IDBI बैंक में 49.24%, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 45.24%, LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट में 45%। अब चलिए इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं जिसमें कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे कि अर्बनाइजेशन का तेजी से बढ़ना, पर कैपिटा GDP में ग्रोथ आना, डोमेस्टिक सेविंग्स में ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी के राइज होना और दूसरी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सेट्रा। मार्च 2021 में इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया था। इस मूव के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में और ज्यादा फॉरेन और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आएगा। करंट ईयर 2020 में इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.2% था और ग्लोबल एवरेज 3.3% है। प्रोटेक्शन गैप भी 83% है, जो सभी एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी भी ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। नेक्स्ट डेकेड में इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 32 तक NBP 14 से 16% के CAGR से ग्रो होगा। इंडिया में पेंशन पेनिट्रेशन भी बहुत कम है। रिटायर्ड पॉपुलेशन में सिर्फ 30% लोगों के पास पेंशन है, जबकि चाइना, कोरिया और जापान में ये नंबर 70% से भी ऊपर है। 60 ईयर्स से ऊपर की पॉपुलेशन जो साल 2015 में 116.8 मिलियन थी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2050 में ये 316.8 मिलियन हो जाएगी। इन दोनों फैक्टर से पता चलता है कि इंडिया में पेंशन मार्केट में ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। चलिए अब LIC के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। 30 सितंबर 2021 के अनुसार LIC की एम्बेडेड वैल्यू 5.39 करोड़ रुपीस है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट और एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यू को ऐड करने पर हमें जो प्रेजेंट वैल्यू मिलती है उसे एम्बेडेड वैल्यू कहते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए उसकी एम्बेडेड वैल्यू बहुत काम आती है और इस EV के मल्टीपल के हिसाब से ही वैल्यूएशन को एस्टिमेट किया जाता है और ये मल्टीपल वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की वैल्यू उनकी EV की 2 से 4 टाइम्स भी हो सकती है।
फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान LIC के AUM में 11% के CAGR से ग्रोथ आई, जबकि कंपनी का स्टैंडअलोन टोटल प्रीमियम इसी पीरियड में 9.32% के रेट से ग्रो हुआ। फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक LIC का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 9% के CAGR से ग्रो हुआ और NBP में 14% की CAGR ग्रोथ देखने को मिली, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री में ये दोनों चीजें 18% के CAGR से ग्रो हुई। फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2627 करोड़ रुपीस था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़कर 2710 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़कर 2974 करोड़ रुपीस हो गया। इससे ये पता चलता है कि पैंडेमिक का कंपनी के बिजनेस पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं था। अब चलिए इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करेंगे। LIC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी रीच और बहुत बड़ा एजेंट्स का नेटवर्क। LIC का एजेंट नेटवर्क इंडिया की सेकंड इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट नेटवर्क से 7.2 टाइम्स ज्यादा है। इसके अलावा NBP पर एजेंट के मामले में भी LIC नंबर 1 पर है। इसके अलावा रूरल एरियाज में कंपनी के पास 71% मार्केट शेयर है, जिससे ये पता चलता है कि रूरल एरियाज में भी कंपनी की अच्छी रीच और ब्रांड इमेज है। इसका दूसरा स्ट्रेंथ है मार्केट एडवांटेज। फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC का GWP मार्केट शेयर 64.1% था, जबकि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर यानी कि SBI लाइफ का सिर्फ 8% मार्केट शेयर था। आप इन नंबर्स को देखकर सोच सकते हैं कि इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में LIC का कितना डोमिनेंस है। LIC का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका लो कॉस्ट रेशियो। फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडस्ट्री का एवरेज कॉस्ट रेशियो 16.9% था, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का 15.1% था, जबकि LIC का सिर्फ 14.2% था। फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC के GWP का 60.9% हिस्सा पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट से आया। इन प्रोडक्ट्स में पॉलिसी होल्डर्स को डिविडेंड्स और बोनसेस के रूप में एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं, जिससे कस्टमर के LIC के साथ लंबे टाइम तक रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। LIC के GWP का सिर्फ 0.2% हिस्सा ही मार्केट लिंक प्रोडक्ट से आया, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये एवरेज नंबर 39.3% था। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी का LIC पर इसके कंपेटिटर्स की बजाय बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये थी LIC की कुछ स्ट्रेंथ्स। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी की कुछ वीकनेसेस की। LIC की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ये कंपनी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी की तरह चलती है। इसकी वजह से इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्राइवेट प्लेयर्स की तुलना में कम हो जाती है और इसकी वजह से फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स इसको बीट कर दें। जैसे SBI को HDFC बैंक और ICICI बैंक ने बीट किया था, वैसा यहाँ भी देखने को मिल सकता है। इस कंपनी की पॉलिसी के अनुसार कंपनी अपने बिजनेस के सरप्लस को 95:5 में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहां पर 95% पॉलिसी होल्डर्स को मिलता है, जबकि 5% शेयर होल्डर्स को मिलता है। लेकिन अब कंपनी ने अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करके इस रेशियो को 90:10 के रेशियो में कर दिया है। पॉलिसी होल्डर्स का शेयर रिड्यूस होने के कारण इसके पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स ने फाइनेंशियल ईयर 21 के GWP में 60.9% हिस्सा कंट्रीब्यूट किया था। LIC की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसकी वजह से LIC ने पास्ट में कंपनीज को बेल आउट भी किया है। 2018 में ऐसा हुआ भी था जब LIC को IDBI बैंक में 51% स्टेक बाय करना पड़ा। ऐसे एक्शन से गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से ये एक्शन सही नहीं है। ये एक ऐसा रिस्क है जो LIC में हमेशा रहेगा। अगर हम पिछले 5 साल के टोटल प्रीमियम और NBP के CAGR ग्रोथ की बात करें तो LIC में इनमें रिस्पेक्टिवली 9% और 15% की ग्रोथ आई है, जबकि प्राइवेट कंपनीज के लिए ये एवरेज नंबर 18% है। इससे ही पता चलता है कि कंपनी नए मार्केट में उतनी तेजी से एक्सपैंड नहीं कर पा रही है जितना प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं। तो ये थी LIC की कुछ वीकनेसेस। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी समझ लेते हैं। इसका इशू साइज LIC की टोटल इक्विटी का 5% है। इशू से जो भी पैसा रेज किया जाएगा वो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, जो इस केस में इंडियन गवर्नमेंट है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल इशू का ऑलमोस्ट 5% एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व किया जाएगा और पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% इशू रिजर्व किया जाएगा। LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनको LIC IPO में थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इसमें फ्रेश शेयर्स इशू नहीं होंगे, जबकि गवर्नमेंट अपने खुद का 5% हिस्सा डाइल्यूट कर रही है और LIC को लिस्टिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने LIC के DRHP का एक डिटेल्ड एनालिसिस किया। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इस IPO को लेकर क्या व्यूज हैं और आपके अकॉर्डिंग ये IPO कैसा परफॉर्म करेगा। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है।